हाँ, so previous class में हमने we have seen that what is entity set, what is a relationship set, what are relationships, and we have also seen mapping cardinalities that can exist among entities that are participating in a certain kind of relationship. Okay, so today we are going to see one more definition that is having some importance in the diagram. That is roles. Okay, so let's see first this example. Then I will explain you what is the meaning of role. You can see that here you are having a course that is having uh, three attributes. So course is an entity set. It have lot of entities, and each entity is a course. So course have id, title, and credits. Okay, now you might you may remember in your certain courses when you are told to opt that course, you are also told that you should have this course as a prerequisite. That means you should have or you must have already studied that course. For example, suppose that you are told that you need to study theory of computation. Hmm? You, and if you want to enroll in that course, you must have complete discrete mathematics. Okay. Similarly, sometimes suppose there is a course object oriented programming system, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए यू माइट बी सर्ट दैट कि आपको सी पहले से आना चाहिए. ओके, सो दैट व्हाट आई वांट टू से इज दैट देर आर सर्टेन कोर्सेज दैट रिक्वायर्स दैट यू मस्ट हैव स्टडीड ए कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स फॉर दैट. तभी आप उस कोर्स को पढ़ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज देर इज ए कोर्स एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, एंड अगर आपको वो कोर्स ऑप्ट करना है तो हो सकता है कि उस कोर्स से एसोसिएटेड प्री रिक्विजिट हो कि आपको पहले से ये कोर्स आता हो, कोर्स के बारे में नॉलेज हो. दैट मीन्स यू हैव स्टडीड ऑलरेडी दैट कोर्स. सो वो कोर्स कौन सा होगा? कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के फंडामेंटल्स पता हो, तभी आप एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स को पढ़ पाएंगे. अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे, है ना. उसके कोई पॉइंट नहीं बनता है जब तक आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क की. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स. ओके, सो देर आर कोर्सेस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टडी ए कोर्स. सो अगर आपको वो कुछ कोर्स पहले से किए हुए हैं तो आप उन पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोर्सेज को पढ़ सकते हैं. सो सच कोर्सेज आर कॉल्ड प्री रिक्विजिट कोर्सेज. ओके, so now you can see that there are a relationship among the courses itself. एक कोर्स दूसरे कोर्स का प्री रिक्विजिट है ना. so what happens what happens when entities within an entity set might have certain kind of relationships. Within an entity set you have lot of entities, and it may be the case that those entities are also having some relationship among them. आपस में ही रिलेशनशिप है उनमें. तो ऐसे केसेस को ऐसे केसेस में क्या होता है कि कौन सी एंटिटी कौन सा रोल प्ले कर रही है, इट विल नॉट बी क्लियर. देन आपको इसे ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे केसेस में इस सिनारियो को रिप्रेजेंट करने के लिए रोल्स की ज़रूरत पड़ती है. सो इसे अगर हम ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे सिनारियो के, एक कोर्स दूसरे कोर्स का प्रीरिक्विजिट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज यू ड्रॉ, लेट मी टेक 1 मिनट here, like suppose you draw a diagram like that, ER diagram like that, कि आपने एक एंटिटी सेट बनाया कोर्स. ठीक है, आई एम नॉट लिस्टिंग द एट्रीब्यूट्स हियर, you know what attributes I am talking about. Then there is another again हमने कोर्स को फिर से रीड्रॉ कर दिया, एंड देन हमने आपस में इनमें रिलेशनशिप दिखाई कि कोर्स आपस में, एक कोर्स दूसरे कोर्स से रिलेटेड है. Now this approach is not good because we are repeating the entity set twice. There is no point to doing that, है ना. Then course is prerequisite. रिलेशनशिप का नाम हमने लिख दिया प्री रिक्विजिट कोर्स.
ओके, नाउ इस केस में यहाँ हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे विच कोर्स इज प्री रिक्विजिट टू व्हाट कोर्स। ओके, सो इस सिनेरियो को मैं ऐसे ना दिखाते हुए, बिकॉज इसमें देखा हमने कि 2 बार आपको कोर्स एंटिटी सेट को दिखाना पड़ेगा, दैट इज नॉट टेक्निकली करेक्ट। सो व्हाट वी विल डू, we will represent this with this kind of diagram. That means you will have a course entity set, you will not depict this entity set twice in your ER diagram. What you will do, you will just represent the entity relationship between them. So course की relationship course के साथ है, तो आपने एक relationship बनाया, एक यहीं से आप एज लेके गए और यहीं से एक एज वापस लेके आ गए, एंड जस्ट आपको यहाँ पर रोल्स स्पेसिफाई कर देने कौन किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है। सो हियर एक कोर्स जो है ना कोर्स है और दूसरा उसका प्री रिक्विजिट है। सो एक रोल तो यहाँ आपने सीधा कोर्स आईडी लिख दिया। सो दिस इज द नॉर्मल कोर्स एंड दिस कोर्स इज रिप्रेजेंटिंग द प्री रिक्विजिट फॉर दिस कोर्स आईडी। गॉट इट? सो हियर व्हाट वी आर सेइंग दैट कि सिंस द रोल्स ऑफ एंटिटी सेट्स आर नॉट क्लियर, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग रोल्स विद द लेवल्स ऑन द एरोज जो हम रिलेशनशिप से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वहाँ पर हमने रोल स्पेसिफाई कर दिया। ओके, सो कई केसेस में रोल अंडरस्टूड होता है तो हम रोल डिस्प्ले नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पिछले डायग्राम में ध्यान दिया होगा, यहाँ पे हमने कोई रोल डिस्प्ले नहीं किया। वी हैव नॉट मेंशन्ड रोल्स, एनी काइंड ऑफ रोल्स हियर, because in majority of the cases roles are clear. You do not need to represent them or you do not need to explicitly tell about them. Why? Entities in this set are playing the role of instructor. Entities in this set are playing the role of student in this relationship. एक एडवाइजर रिलेशनशिप है, एडवाइजर में एक साइड इंस्ट्रक्टर होगा जो उसको एडवाइज कर रहा होगा और एक साइड स्टूडेंट है जो एडवाइज हो रहा है। सो बोथ एंटिटी सेट्स में जो एंटिटीज़ हैं दे आर हैविंग देयर ओन रोल। एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा है, एक इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले कर रहा है। सो द रोल्स आर वेरी मच क्लियर, यू डू नॉट नीड टू मेक देम क्लियर, वो इम्प्लिसिटली ही क्लियर है। सो आपको उनको एक्सप्लिसिटली बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हियर यू नीड टू टेल द रोल्स बिकॉज रोल्स आर नॉट क्लियर। अगर आप सिंपली ऐसे पहले तो आप 2 बार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्स आईडी, दूसरा कौन सा कोर्स किसका प्री रिक्विजिट है, विच कोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए कोर्स एंड विच कोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ इट्स प्री रिक्विजिट, इट इज नॉट क्लियर, है ना। सो सिंस द रोल इज नॉट क्लियर, सो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट द रोल। So one course, that is the particular course ID represented by the course ID, is a particular simple course, and the course here we are mentioning it as a prerequisite ID is the prerequisite. Okay, तो यहाँ पर हम रोल्स बता रहे हैं कि एक कोर्स कोर्स ID है, नॉर्मल कोर्स का रोल प्ले कर रहा है, दूसरा रोल कोर्स प्रीरिक्विजिट का रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो समटाइम्स यू मे हैव दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। एक और एग्जाम्पल यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। Let me tell you one more example. In some organizations you might have seen that there may be lot of employees, so you will have an employee entity set and employee के अपने कई सारे attributes होंगे, है ना। Then there may be the case that some employees are working as a manager or they are the manager of other employees, और यू कैन से टीम लीडर हो सकते हैं, लीडर, और यू कैन से दैट बॉस ऑफ दैट एम्प्लॉय। सो हम उसे मैनेजर टर्म से रेफर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है एंड कुछ एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंडर में काम कर रहे हैं और दैट पर्सन इज कॉल्ड मैनेजर। आई एम रेफरिंग दैट मैनेजर, आप कुछ और उसे बोल सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स एम्प्लॉय। नाउ एक और चीज़ याद रखना, एम्प्लॉय इज ऑल्सो मैनेजर, सॉरी द एम्प्लॉय दैट इज मैनेजर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय। सो ऑल आर इन दिस सेट, सब लोग यहीं पे इस सेट में, लेकिन आपस में इनमें रिलेशनशिप है। कुछ एम्प्लॉय मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय नॉर्मल एम्प्लॉय है, दैट मीन्स दे आर वर्किंग अंडर दैट। तो इस केस में एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज के बीच में, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट मी मैनेजर नाम दे देता हूँ। तो इसमें हम ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर रोल क्लियर नहीं है कि कौन सा एम्प्लॉय किसका रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज दीज आर द, इसमें सिंगल एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए अगर 2 एंटिटी सेट्स होते तो रोल अपने आप क्लियर हो जाता, आपको बताने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पर आपको रोल को डेपिक्ट करना पड़ेगा अपने डायग्राम में, और वो डेपिक्ट कैसे करेंगे आप,
रिलेशनशिप चूंकि आपस में ही एक एंटिटी सेट के बीच है, तो इस एंटिटी सेट को दो बार रिप्रेजेंट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। एक आपने यहाँ से देखा, एक रिलेशनशिप ऐसे गई और एक वापस आ गई, है ना, एम्प्लॉय से रिलेशनशिप एम्प्लॉय के अंदर से गई ना। यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है एम्प्लॉय आईडी की, एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ लिख दीजिए मैनेजर आईडी। ओके, सो यहाँ हम कह रहे हैं कि एक पर्सन एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहा है और जो दूसरा पर्सन जो भी आईडी होगी, हालांकि ये भी एक एम्प्लॉय आईडी है, ध्यान रखना, मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी कोई अलग से फील्ड नहीं है, हम एम्प्लॉय आईडी को ही मैनेजर आईडी बोल रहे हैं। दैट मीन्स जो उस एम्प्लॉय की आईडी जो मैनेजर है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग मैनेजर आईडी। सो नाउ आई एम राइटिंग द रोल, सो दीज डेपिक्टेशंस आर द एक्चुअली रोल्स। So we are actually here explicitly saying what are the role, different roles are in the picture, क्या क्या roles picture में है हमारे सामने। Okay, so in some cases when you are preparing your ER diagram, you might see that entities within the entity sets are having certain kind of relationship among them। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके जो रोल्स हैं उनको इस तरीके से लिख देते हैं। ओके, एनी डाउट और एनी क्वेरी? ना, चलिए। सो प्रीवियस क्लास में हम वी हैव आल्सो टॉक अबाउट द मैपिंग कार्डिनलिटी और कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स। सो वी हैव सीन दैट when two entity sets are participating in certain kind of relationship, so the relationship may be one to one, relationship may be one to many, many to one, or many to many. Okay, so we have not seen that how these relationship will be represented in your ER diagram. So let's see how we will represent these relationships. So you can see here, whenever there is a one to one relationship, you will put arrow both the side. So इस तरीके से आप दोनों साइड एरो ड्रॉ कर देंगे। ये एंटिटी सेट हो गया आपका इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट एंटिटी सेट, एंड देयर इज एन एरो। सो व्हाट दीज टू एरोज आर रिप्रेजेंटिंग, दैट दिस इज वन टू वन एंटिटी सेट, सॉरी वन टू वन मैपिंग। सो दिस रिलेशनशिप इज हैविंग वन टू वन मैपिंग। और आप इसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हाउ दिस विल बी इंटरप्रेटेड, दैट इंस्ट्रक्टर इज एडवाइजिंग ओनली वन स्टूडेंट, one instructor is advising only one student, and one student is always being guided by only one employee, one instructor. So there is a one to one mapping between instructors and students. So that means in any organizations, universities scenario, you are having end up an ER diagram like that, it represents or it tells something about the policy that university is following. What policy university is following? That an instructor can guide only one student, maximum one student, and similarly one student can only be advised by only one instructor. Okay, and a student cannot have co-supervisor, you can say like that. So only one instructor is allowed to advise only one student. So एक student जो है ना, एक instructor, that means एक instructor के पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे जो उनके अंडर में रिसर्च कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, स्टूडेंट कैन नॉट हैव को सुपरवाइजर, दैट मीन्स एक ही गाइड होगा, उनका प्रोजेक्ट गाइड होगा। सो दिस इज द पॉलिसी दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस ER डायग्राम। ओके, सो वन टू वन जब आप रिप्रेजेंटेशन मैपिंग कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड में एरो रिप्रेजेंट कर देते हैं, रख देते हैं। नाउ एक हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी हो या मैनी टू वन हो। तो आपको क्या करना है, जो वन साइड है, जिस साइड वन आ रहा है आपका रिलेशनशिप में, उस साइड एरो रिप्रेजेंट करना है, दूसरा साइड छोड़ देना है। सो एब्सेंस ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैनी। सो लेट्स सी दिस इज द डायग्राम दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन टू मैनी रिलेशनशिप। सो जिस साइड एरो होता है आपको उसे रीड करना है वन। सो वन टू मैनी रिलेशनशिप, दैट मीन्स वन इंस्ट्रक्टर कैन एडवाइज मोर देन वन स्टूडेंट्स बिकॉज रिलेशनशिप इज वन टू मैनी। सो वन इंस्ट्रक्टर कैन एडवाइज मैनी स्टूडेंट्स। बट इधर से रिलेशनशिप कैसी है, जब इधर से वन टू मैनी है तो ऑब्वियसली इस साइड से आप देखेंगे तो मैनी टू वन है। दैट मीन्स मैनी स्टूडेंट्स कैन बी गाइडेड बाय वन इंस्ट्रक्टर, बट मोर देन
so one student cannot have more than one instructor. That is also there. That scenario is it is saying. It is also saying that student can have only one instructor. That means एक से ज़्यादा उनके गाइड नहीं हो सकते. So this is वन टू मैनी रिलेशनशिप. सो वन टू मैनी में आपको ध्यान रखना है, जिस साइड आपकी रिलेशनशिप वन है, जिस साइड एंटिटी वन अलाउड है ओनली, उस साइड आपको एरो रख देना है. हियर दिस इज मैनी टू वन. दैट मीन्स मैनी इंस्ट्रक्टर कैन गाइड वन स्टूडेंट, और वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी इंस्ट्रक्टर. यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो. सो मैनी इंस्ट्रक्टर मतलब को गाइड भी हो सकते हैं. बट एन इंस्ट्रक्टर कैन हैव एट मोस्ट वन स्टूडेंट, बिकॉज इधर वन है. सो ये रिलेशनशिप कैसी है? मैनी टू वन. सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट ए मैनी टू वन रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी के केस में सिंपली आपको ऐसे ही जो ना लाइन को छोड़ देना है. सो दीज absence ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैनी. So many to many, this is a many to many relationship. So how you will interpret this relationship? An instructor can have more than one student, and one student can have more than one supervisor or advisor. Okay, so this is many. How you will represent many to many relationship. Okay, now let's talk about types of entity sets. Then I will explain you what this slide is showing or trying to tell. So entity sets can be divided into two categories based on they have key or not. So an entity set, so you can have, there can be two type of entity sets. Two type of entity sets. So let me give the name of those type, and then I will define what that each type means. One is called strong entity set. Second is called weak entity set. Now let me tell you what I mean by strong entity set. So an entity set will be called strong if it have a key attribute. Key मतलब primary key या candidate key आप कह सकते हैं. So an entity set having a key. सो मैं की का मतलब यहाँ पर मेरा का मतलब प्राइमरी की से ही है. ठीक है, प्राइमरी की या कैंडिडेट की कह सकते हो आप. ओके, सो एन एंटिटी सेट हैविंग ए की इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट. ओके, एग्जाम्पल अकाउंट स्टूडेंट एंटिटी सेट की बात कर लेते हैं. इसमें की क्या है? SID है ना. बाकी के भी एट्रीब्यूट्स हैं, बट इट हैव ए की. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज दैट एंटिटी सेट दैट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म ए की. समटाइम्स क्या होता है कि चलिए डायरेक्टली एक सिंगल एट्रीब्यूट की का काम नहीं कर रहा है, बट यू कैन कंबाइन टू और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बिहेव लाइक ए की. सो की का मतलब आप लोग जानते हैं. की का मतलब हर एंटिटी को आप उस एट्रीब्यूट के सेट की मदद से या उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की मदद से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, बाकी अदर एंटिटी से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ. सो स्टूडेंट आईडी और यू कैन से दैट एनरोलमेंट नंबर जो यूनिवर्सिटी आपको असाइन करती है, दैट इज योर की. सो स्टूडेंट एंटिटी सेट इज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बिकॉज इट हैज़
strong entity set has sufficient attributes that can form a key. ठीक है. So such entity sets are called strong entity sets. So you have seen all those entities during the previous classes. All were strong entity sets. Okay. Now there is one situation may be that a entity set is there, but it doesn't have sufficient attributes to form a key. So if an entity set does not have sufficient attributes to form a key, then that entity set is referred as weak entity set. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आपको जनरली वीक एंटिटी सेट के एग्जाम्पल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट यू मे सी सच एग्जाम्पल्स. सो लेट मी गिव यू दैट वन एग्जाम्पल. सो सपोज दैट आपने ऑब्जर्व किया हुआ बैंक में बैंक इशू लोन्स है ना. सो सपोज बैंक हैव ए लोन and so loan is an entity set because bank issues multiple loans and each loan have a unique ID. You can say that is loan number. ठीक है. जनरली वो एक लोन अकाउंट ओपन कर देते हैं आपके लिए जब आप लोन इशू करते हैं, और दैट अकाउंट नंबर इज कॉल्ड लोन नंबर, है ना. एंड देन द अमाउंट इट हैज बीन गिवन, जो सैंक्शन अमाउंट है वो है, एंड देन लोन की इशू डेट हो सकती है, ड्यूरेशन हो सकती है. सो लॉट ऑफ पैरामीटर्स आते हैं, बट in this case you have loan number. So loan number can uniquely identify each of the loan entity. So this is a strong entity set. But आपने देखा होगा लोन के अगेंस्ट में पेमेंट्स होते हैं, है ना. EMI आप पे करते हैं जो. सो लोन, लेट मी रिप्रेजेंट द एंटिटीज पेमेंट. ईच लोन हैव मल्टीपल पेमेंट्स. सो आप पेमेंट्स के एंटिटी सेट बना सकते हैं. पेमेंट 1, let's say I am telling it payment 1, payment 2 and so on. Let's say this loan need to be completed in M payments. Okay, so that means you have multiple payments. So we can represent those payments in form of an entity set, है ना. So we can call it payment. This is an entity set. And you have payment ID. We can say that this is the payment ID, payment 1, payment 2, payment 3 and so on. So IDs कुछ इस तरीके से आपकी, या EMI 1, EMI 2, EMI 3 and so on. You can tell them also. मैं इसे पेमेंट रेफर कर रहा हूँ, आप इसी को EMI एंटिटी सेट भी बोल सकते हैं. पेमेंट ID, let me call it payment ID. And then it may be payment date, then maybe payment amount, है ना, समथिंग लाइक दैट, और मे बी और सम एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. एंड नाउ लोन, दिस पेमेंट इज एसोसिएटेड विद द लोन, सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लोन एंड पेमेंट. ओके, यू कैन कॉल इट लोन पेमेंट जॉइंट करके. इसको नाम हमने रिलेशनशिप को ये दे दिया, लोन पेमेंट. आप चाहें कुछ और अच्छा नाम सोच सकते हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट दिस पेमेंट एंटिटी सेट is a weak entity set. Let me tell you why. Weak entity set. Now you know that एक बैंक में मल्टीपल लोन्स इशू होते हैं एंड ईच लोन हैविंग पेमेंट्स, है ना. सो बैंक्स में बहुत सारे पेमेंट एंटिटीज हैं.
बैंक हैव लॉट ऑफ पेमेंट एंटिटीज, चाहे आपने लोन लिया हो चाहे मैंने लोन लिया हो, इनके अगेंस्ट में पेमेंट्स हैं। और बैंक सबको क्या कर रही है, पेमेंट वन, मेरे भी जो पेमेंट्स हैं वो पेमेंट वन से लेकर के पेमेंट एम, आपके जो पेमेंट्स हैं लेट से एन इंस्टॉलमेंट्स हैं, पेमेंट वन, पेमेंट टू एंड सो ऑन, पेमेंट एन। ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू कि मैंने पेमेंट नंबर लेट से दे दिया, पेमेंट नंबर 2, इसका अमाउंट बताइए कितना पेमेंट था और किस डेट को पेमेंट हुआ था। So you will not be able to tell as a bank staff that what payment I am talking about. जब तक मैं आपको लोन नंबर नहीं बताऊंगा, you will not be able to tell me what was the payment date or what was the payment ID or some payment ID you are giving, but you will not be able to tell what is the payment amount, what was the payment amount or what date the payment was made. Okay, this is because पेमेंट हमारे पास हैं, तो बैंक में पेमेंट एंटिटीज तो हैं, बट इनका एग्जिस्टेंस बिना लोन के नहीं है। सो ईच सेट देर आर एवरी लोन हैविंग सेट ऑफ पेमेंट्स, एंड सो दैट मीन्स दीज पेमेंट्स आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन करस्पॉन्डिंग लोन। सो मेरे केस में भी पेमेंट वन, पेमेंट टू एंड सो ऑन, पेमेंट एन है, आपके केस में भी पेमेंट वन, पेमेंट टू, पेमेंट एन है। सो दैट मीन्स ये जो पेमेंट नंबर है इनसे काम नहीं चलने वाला है ना, इससे आप हर पेमेंट को यूनिकली नहीं पहचान पाएंगे। सो सच काइंड ऑफ एंटिटी सेट्स लाइक पेमेंट आर कॉल्ड वीक एंटिटी सेट्स, बिकॉज इनके पास खुद की नहीं है बनाने के लिए। सो पेमेंट आईडी, आप सोच रहे होंगे कि पेमेंट आईडी की है, बट पेमेंट आईडी इज नॉट की। पेमेंट आईडी एक पर्टिकुलर लोन के पेमेंट्स को पहचान सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पेमेंट्स की बात करें बैंक में, दीज पेमेंट आई डी इज नॉट यूनिक, आर नॉट यूनिक। जैसे क्लास में होता है ना, रोल नंबर्स कई बार असाइन कर देते हैं। सो सपोज इन कंप्यूटर साइंस क्लास, कंप्यूटर साइंस के डीवीएमएस क्लास में रोल नंबर 1 से लेकर के मैंने सारे स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन कर दिया। 30 लेट्स से देयर आर 33 स्टूडेंट्स, सो आई हैव गिवन ईच ऑफ द रोल नंबर्स 1 से लेकर के 33 रोल नंबर्स हो गए। नाउ देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, सो मैंने उनको भी रोल नंबर 1 से लेकर के लेट्स से 10 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 अप टू 10 दे दिया। Now, can you say that this roll number is unique? No. With the help of roll number, I will not be able to identify every student. जो DBMS कोर्स में पढ़ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, वो उनके रोल नंबर से मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में भी रोल नंबर 1 से लेकर के 33 तक दिए हुए हैं और 1 से 10 तक स्टेट में है। एंड मैं पूछता हूँ कि रोल नंबर 10 के हु इज रोल नंबर 10, तो 2 लोग सामने आएंगे, एक कंप्यूटर साइंस से आ जाएगा, एक स्टेट से सामने आ जाएगा। सपोज सर आई एम रोल नंबर 10, कंप्यूटर साइंस से बोलेगा सर आई एम रोल नंबर 10, है ना। सो सच काइंड ऑफ सिनेरियो इज आल्सो बीइंग हैपन हियर। सो समटाइम्स आप कुछ एंटिटीज ऐसी क्रिएट करते हैं जिनके पास खुद की सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं की फॉर्म करने के लिए। सो एक्चुअली दीज काइंड ऑफ एंटिटी सेट, दीज काइंड ऑफ एंटिटीज डिपेंड्स ऑन some other entity set for their identification. So an entity set that does not have sufficient attributes to form a key is called weak entity set, and the example of this kind of entity set is payment. Okay, आपके यूनिवर्सिटी के सिनेरियो में देखें तो है सेक्शन। एक कोर्स जब ऑफर हो रहा होता है तो कोर्स के 2 सेक्शंस, लेट्स से आई एम ऑफरिंग डीबीएमएस एंड मेरे पास बहुत सारे इनरोलमेंट्स हैं, सो आई हैव क्रिएटेड 2 सेक्शंस ऑफ डीबीएमएस, सेक्शन ए एंड बी, है ना। नाउ क्या मैं सेक्शन से डीबीएमएस के कोर्स की जो ऑफरिंग चल रही है, 2 सेक्शंस मैंने क्रिएट किए, और मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई और कोर्स चल रहा है, लेट्स से फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी लेट्स से लेजर फिजिक्स चल रहा है ना, लेजर फिजिक्स चल रहा है। सो लेजर फिजिक्स को भी जो ना उसमें भी 4 सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, एंड मेरे डीबीएमएस में 2 सेक्शंस हैं, लेट्स से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। नाउ सपोज दैट सीओई आस्क कि सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, एंड एज ए स्टाफ इन लेट्स से एकेडमिक सेक्शन, वुड यू एबल टू टेल टू सीओई कि इतने स्टूडेंट हैं? बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे, है ना। तो जो सेक्शंस रन कर रहे हैं, सेक्शंस को आपने ABCD से तो आइडेंटिफाई कर दिया, बट दो आइडेंटिटी जो आपने सेक्शंस को दी हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई, है ना। अब जैसे स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, क्लास 1 में भी A से लेकर के D तक 4 सेक्शन है, लेट्स से क्लास 2 में भी A से D तक सेक्शन है। अब मान लीजिए प्रिंसिपल आज पूछता है कि सेक्शन D में कितने बच्चे हैं, जरा बताओ,
Would you able to tell? No, because section is not unique. एक पर्टिकुलर क्लास के लिए बात करें तो ठीक है, जैसे क्लास 2 के लिए बोला तो 4 सेक्शन है, आप आसानी से बता सकते हो। अगर मैंने कहा क्लास 1 के लिए सेक्शन बताइए कि सेक्शन डी में कितने बच्चे हैं, तो आप तुरंत बता देंगे। क्लास 2 के लिए सेक्शन डी में कितने बच्चे हैं आप बता देंगे। लेकिन मैंने सिर्फ ये पूछा कि सेक्शन डी में कितने बच्चे हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू टेल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सेक्शन डी, मल्टीपल सेक्शन डी हो सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ एंटिटीज लाइक सेक्शन जो है ना, आपके स्कूल के एग्जाम्पल में या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल में सेक्शन विल बी द वीक एंटिटी सेट। अब सेक्शन के अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, सेक्शन आईडी है, सेक्शन का जो ना सेमेस्टर और ईयर है कौन, और साथ में सेक्शन में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, किस रूम में वो रन कर रहा है, लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स में बी देयर, बट दीज एट्रीब्यूट्स कैन नॉट फॉर्म ए की। Okay, so such type of entity sets are called weak entity sets. Now there is one more important thing you will see when you are representing your weak entity set is that your weak entity set, जो भी weak entity set आप draw कर रहे हैं majority of cases में, that weak entity set will depend on some other entity set for its identification and majority of cases में वो खुद strong entity set होगा। So in this example you can see that payment entity set अपनी identification के लिए लोन पर डिपेंडेंट है। तो जब आप पेमेंट आईडी बताते हैं तो साथ में आपको लोन नंबर भी बताना पड़ेगा कि मैं इस लोन नंबर की पेमेंट आईडी की बात कर रहा हूँ। देन एनीबडी इन द बैंक विल बी एबल टू टेल कि ये लोन की ईएमआई कब पे की गई थी, किस डेट को पे की गई थी और इसका अमाउंट कितना था और ये कौन से नंबर वाली ईएमआई थी, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो वीक एंटिटी सेट्स आर द एंटिटी सेट्स दैट डू नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म ए की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेमेंट आईडी है, दिस पेमेंट आईडी इज समटाइम्स कॉल्ड discriminator। ओके, सो ये सिंगल एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो जो वीक एंटिटी सेट्स हैं दे हैव ए डिस्क्रिमिनेटर, ओके, बट दे डू नॉट हैव ए की। सो डिस्क्रिमिनेटर और करस्पॉन्डिंग जिस एंटिटी सेट पर ये डिपेंडेंट है उसकी की मिलाकर के इस एंटिटी सेट की बनती है। ओके, सो डिस्क्रिमिनेटर प्लस द की ऑफ लोन will become the key of this entity set। okay, so weak entity set अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए करस्पॉन्डिंग जिस एंटिटी सेट पर ये डिपेंडेंट है वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज योर वीक एंटिटी सेट। और वीक एंटिटी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट्स सी, आपके बुक में है। सो वीक एंटिटी सेट आपका ये है। इस केस में आप सेक्शन को देख सकते हैं, एक और एग्जांपल है जो मैं सेक्शन की बात कर रहा था। सेक्शन में आपका सेक्शन आईडी है, सेमेस्टर एंड ईयर है, और कोर्स पर ये डिपेंड है सेक्शन, क्योंकि सेक्शन किसी कोर्स का बनता है। सो दैट मीन्स इट दिस इज द वीक एंटिटी सेट, सेक्शन इज द वीक एंटिटी सेट। और सेक्शन को पुराने केसेस में ईयर डायग्राम में कई बार ये डबल बॉक्स कर देते थे, यहाँ भी इसको भी बॉक्स को डबल कर देते थे, लेकिन जब जो नए एडिशन में आपके बुक में ईयर डायग्राम है उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेटर देखने को मिलेगा। सो आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं वीक एंटिटी सेट और स्ट्रॉन्ग को। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में आप देख सकते हैं की में अंडरलाइंड है, और यहाँ पर जो की है वो डिस्क्रिमिनेटर है एक्चुअली, और इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर तीनों मिल करके यहाँ पर सेक्शन का डिस्क्रिमिनेटर हैं, ये तीनों एट्रीब्यूट्स। ओके, एंड जनरली जब एक वीक एंटिटी सेट एक किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करता है, तो ये जो रिलेशनशिप होती है इसे हम डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करने के पीछे हमारा एक मोटिव है। एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ओके, दिस रिलेशनशिप सेक्शन कोर्स या यहाँ पर जो मैंने रिलेशनशिप ड्रॉ की थी ये लोन पेमेंट, इसे हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोलते हैं। सो लेट मी नाउ करेक्टली रिप्रेजेंटेड, हम इसे डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस रिलेशनशिप, ये जो टाइप है इसे हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोलते हैं, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज हेल्पिंग पेमेंट इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि जब तक लोन के साथ इसका एसोसिएशन नहीं कराएगी ये एंटिटी, ये रिलेशनशिप, तब तक आप पेमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो दिस एंटिटी रिलेशनशिप इज एक्चुअली हेल्पिंग पेमेंट एंटिटी सेट in its identification. So this relationship is called identifying relationship set, or sorry, identifying relationship, identifying relationship. Okay, identifying relationship। और identifying relationship को आप
डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे। सो जब भी वीक एंटिटी सेट आपको देखने को मिलेगी तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप उसके साथ में भी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा, हालांकि ये याद रखना है, नेसेसरी नहीं होता हमेशा कि पेमेंट, ये जो वीक एंटिटी सेट है हमेशा किसी एक स्ट्रॉन्ग पर डिपेंड करे। कई बार एक वीक एंटिटी सेट बहुत रेयरली होगा ऐसा, एक वीक एंटिटी सेट दूसरे वीक एंटिटी सेट पर एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड कर सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल में आपको ऐसे सिनेरियो नहीं देखने को मिलेंगे। आई हैव नॉट सीन एनी एग्जांपल टिल डेट नाउ, बट थ्योरेटिकली आई हैव स्टडीड दैट दिस मे बी द केस। आई डू नॉट हैव एनी एग्जांपल, बुक में भी आपके एग्जांपल नहीं है ऐसा कोई भी, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव एन एग्जांपल। ओके, so now let's come back to our definition. Now there is one more definition that is called participation. So let me come to the participation. One more definition is there, participation of a सो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तब हम पार्टिसिपेशन की भी बात करते हैं। सो पार्टिसिपेशन मे बी ऑफ टू टाइप, पार्शियल एंड टोटल। नाउ पार्टिसिपेशन का मतलब है, पार्टिसिपेशन से मतलब यह है कि जब दो एंटिटीज के बीच में, आप एंटिटी सेट्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप है, तो इनमें से कितनी एंटिटीज एक दूसरे जो रिलेशनशिप है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। Let me tell you what is the meaning of that. Sorry. Now assume करिए कि this is a student entity set and here you have instructor entity set and there is a relationship between advisor। अभी जो ही हम relationship की बात कर रहे थे, एंड लेट्स अज्यूम दिस इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, मैनी टू मैनी का मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट के कई सारे मल्टीपल एडवाइजर हो सकते हैं, मोर देन वन, एंड वन इंस्ट्रक्टर कैन एडवाइज मोर देन वन स्टूडेंट। नाउ आप देखेंगे कि इसमें जो एंटिटीज हैं जरूरी नहीं है इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करें। सो पार्टिसिपेट का मतलब यह है कि यहाँ की एक एंटिटी यहाँ की किसी एक एंटिटी से जुड़ी हुई है समहाउ। नाउ ये हो सकता है कि देयर आर मे बी सम इंस्ट्रक्टर्स जो किसी भी स्टूडेंट को गाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। देयर आर मे बी सम इंस्ट्रक्टर्स दैट those who are not guiding any student on some project. Okay, so that means इस एंटिटी सेट में कुछ इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं दैट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज उनका किसी स्टूडेंट से कनेक्शन नहीं है गाइडिंग एडवाइजिंग से रिलेटेड। सिमिलरली देयर मे बी सम स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट है, देयर मे बी सम स्टूडेंट्स दैट आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अंडर एनी फैकल्टी बिकॉज दे आर नॉट being supervised. So they are not being supervised, they may be just doing the courses, they are not doing any kind of project, or there may be some research scholars that are doing project, they are doing research under some faculty, but there are some और students are जो कोई भी research नहीं कर रहे हैं, वो simply कोई diploma या certificate कर रहा है, certification कर रहा है या कुछ course में enrolled है। Okay, so teaching और guiding में आप लोग जानते हैं difference होता है। So what I mean to say is that there are some instructors that are not participating in this relationship. There are certain students that are not participating in this relationship. Possibility है। So in this case अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं या कुछ इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, so we will say that this participation of the student's entity set in the relationship advisor is partial. अज्यूम करिए कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अंडर स्टूडेंट अंडर एनी इंस्ट्रक्टर, सो दैट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एंटिटी सेट इन द रिलेशनशिप एडवाइजर इज पार्शियल। ओके, सिमिलरली कुछ इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी स्टूडेंट को एडवाइज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट का भी इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन पार्शियल है।
सो पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब आपको आई होप समझ गए होंगे। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज ऑफ करिए, नॉइज आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल पार्टिसिपेशन। सो पार्टिसिपेशन टोटल का मतलब होता है जब एक एंटिटी सेट की सारी एंटिटीज इस रिलेशनशिप में भाग ले रही हो, पार्ट ले रही हो, देन वी विल से दैट देयर पार्टिसिपेशन इज टोटल। कैसे? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। नाउ यू कैन सी हियर, ये एक रिलेशनशिप है। नाउ पेमेंट एंटिटी सेट जो है किसी ना किसी लोन से एसोसिएटेड है। पेमेंट एंटिटी सेट किसी ना किसी लोन से एसोसिएटेड है, यस और नो? बिना लोन के तो पेमेंट नहीं होता है ना बैंक में, ठीक है? हम ये लोन के पेमेंट की बात कर रहे हैं, लोन के पेमेंट की बात कर रहे हैं। बिना लोन के ईएमआई तो नहीं दी जाती है ना बैंक में, है ना? सो दैट मीन्स दिस एंटिटी सेट इज पार्टिसिपेटिंग कंप्लीटली इन दिस रिलेशनशिप। सो हम कहेंगे कि पेमेंट एंटिटी सेट जो है इसका पार्टिसिपेशन इस रिलेशनशिप में टोटल है। नाउ एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, थोड़ा सा और रिलेवेंट आपको लग सकता है। एक लेट्स से सपोज बैंक के सिनेरियो में देयर इज वन एंटिटी सेट ब्रांच, एंड एक है अकाउंट एंटिटी सेट। अकाउंट में की होगी अकाउंट नंबर, और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, बैलेंस, ऑल दैट। ब्रांच में ब्रांच नेम, ये इसकी की है, यूनिक है, सपोज दैट ब्रांच नेम, एंड देन और भी एट्रीब्यूट्स होंगे ब्रांच के, और इनके बीच में रिलेशनशिप होगी अकाउंट ओपनड इन, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ इसका, ओपनड इन। तो आपको इसको रीड करना है, ये रिलेशनशिप है ओपनड इन। सो अकाउंट किसी ना किसी ब्रांच में ओपन होता है ना, कहीं और तो नहीं ओपन हो जाता है, ब्रांच में ही तो ओपन होता है ना अकाउंट। सो दैट मीन्स ईच अकाउंट हैव सम रिलेशनशिप, have a relationship in at least one branch. That means account entity set totally participate कर रहा है इस relationship में। So account entity set का participation इस relationship में total है, ठीक है? और total participation को हम यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पार्शियल के लिए तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाई डिफॉल्ट ये लाइन जो ऐसे सिंगल लाइन ड्रॉ है ये पार्शियल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? अगर आपने इसको लाइन को डबल कर दिया, दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग टोटल पार्टिसिपेशन। और टोटल पार्टिसिपेशन से आप ये, जब आप ये नोटेशन लगा देते हैं, दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट ईच अकाउंट है इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिलेशनशिप। और मतलब क्या है इसका, कि अकाउंट किसी न किसी ब्रांच में है, दैट मीन्स एवरी अकाउंट इज एसोसिएटेड विथ एटलीस्ट सम ब्रांच, ठीक है? सो दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन। अगर ये लाइन में ड्रॉ नहीं करता मान लीजिए, तो ये नोटेशन क्या कहता, इसका मतलब आप इसे इंटरप्रेट करते कि देयर आर सर्टेन अकाउंट्स दैट डू नॉट हैव एनी एसोसिएशन ऑफ ए ब्रांच। हालांकि टेक्निकली ऐसा सही नहीं होता है, बट अज्यूम कर लीजिए ऐसा है। तो इसका मतलब कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो किसी ब्रांच में नहीं खुले हुए हैं, है ना? हालांकि इट इज़ नॉट लॉजिकल, हवा में अकाउंट नहीं खुलते हैं, देयर मे बी सम ब्रांच दैट विल ओपन, बैंक की पॉलिसी होती है, यू कैन नॉट ओपन एनी अकाउंट विदाउट एनी ब्रांच, वो किसी न किसी ब्रांच से एसोसिएटेड होता है। ओके, हाँ, व्हाट अबाउट दिस ब्रांच, इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगी क्या पूरी? ब्रांच जनरली अकाउंट ओपन करती हैं, बट देयर मे बी सम ब्रांचेस दैट डू नॉट अलाउड ओपनिंग ऑफ ए अकाउंट। कुछ ब्रांच ऐसी हो सकती हैं, जनरली कुछ बैंक वाले कुछ कस्टमर रिलेशनशिप ब्रांच खोल देते हैं, वहाँ पे आप केवल अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट डू ट्रांजेक्शन्स विद द अकाउंट्स। देयर मे बी सर्टेन ब्रांचेस, आई एम नॉट सेइंग नेसेसरी हर केस में होता है, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है ये पॉलिसी हो कि वो कुछ ऐसी ब्रांचेज ओपन करते हो वहाँ पे लोन सॉरी कोई अभी अकाउंट ओपन नहीं कराया जाता है, दैट मीन्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं है, बाकी सारे बैंकिंग के काम और अदर बैंकिंग काम वहाँ होते हैं। सो दैट मीन्स यू कैन से दैट कि ब्रांच का जो पार्टिसिपेशन है इस रिलेशनशिप में वो पार्शियल है। ओके, सो आपको वेन एवर यू आर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपको ऑटोमेट करना है, तो आपको ये भी अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि पार्टिसिपेशन कैसा है, पार्शियल है, टोटल है, कौन सी एंटिटी सेट का पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप में टोटल है, किस केस में पार्शियल है, वो आपको समझना है और फिर से अपने ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करना है।
ओके, कोई क्वेश्चन, डाउट? नहीं, चलेगा। नाउ इसी से साथ में एक और एसोसिएटेड डिपेंडेंट एक डेफिनेशन आती है, एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी। एक छोटी सी डेफिनेशन है, existential dependency. Now, what does it mean? Let me explain you. Existential dependency means when an entity set depends on another entity set for its existence, then we say that there is an existential dependency. Let me say it again हिंदी में कहें कि अगर एक एंटिटी सेट अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरे एंटिटी सेट पर डिपेंड करता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप देख सकते हैं, इसके पेमेंट के बारे में बात करें तो लोन होगा तभी पेमेंट होता है, यस और नो? है ना, लोन होता है तभी तो ईएमआई भरी जाती है। तो अगर एक लोन नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग ईएमआई नहीं होगी। दैट मीन्स आप कह रहे हैं कि अगर बैंक में कोई लोन इशू नहीं होता है या एक लोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहीं भी लोन एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो पेमेंट एंटिटी सेट भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया होगा, यस और नो? एग्री विथ मी और नॉट? दैट मीन्स देयर इज एन एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी बिटवीन दीज टू सेट्स। और कौन डिपेंडेंट कर रहा है एग्जिस्टेंस के लिए? पेमेंट एंटिटी सेट। सो वन एंटिटी सेट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर एंटिटी सेट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और कौन डिपेंड कर रहा है एग्जिस्टेंस के लिए? पेमेंट एंटिटी सेट। सो पेमेंट एंटिटी सेट इज एग्जिस्टेंशियली डिपेंडेंट ऑन लोन एंटिटी सेट। ठीक है। सो वीक एंटिटी सेट जहां भी आपको देखने को मिलेगा, हमेशा वहां एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि वीक एंटिटी सेट हमेशा एग्जिस्टेंस के लिए किसी अदर एंटिटी सेट पर डिपेंड होते हैं। सो अगर आप करस्पॉन्डिंग एंटिटी सेट, लेट्स से लोन एंटिटी सेट को अपने मान लो सिस्टम से हटा देते हैं, तो फिर पेमेंट एंटिटी सेट को भी आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी है लोन के ऊपर पेमेंट की। ओके। सिमिलरली अगर आप कोर्स और सेक्शन की बात करें तो एक अगर पर्टिकुलर कोर्स को आप अपनी यूनिवर्सिटी में से हटा देते हैं तो ऑब्वियसली उसका सेक्शंस का भी मतलब नहीं रहेगा, सेक्शन भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे फिर, है ना? सेक्शन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब कोर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके। सिमिलरली अकाउंट तभी एग्जिस्ट करेंगे जब ब्रांच होगी। अगर ब्रांच बंद, अकाउंट शुड बी क्लोज्ड और उन अदर जगह पर ट्रांसफर करना पड़ेंगे। सो अकाउंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए ब्रांच। सो देयर इज ऑल्सो एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी। अकाउंट एंटिटी सेट एग्जिस्टेंशियली ब्रांच एंटिटी सेट पर डिपेंड कर रहा है। ओके। सो ये जरूर याद रखना है, एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी हमेशा स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में नहीं होती है। मैनी टाइम्स दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट भी आपस में एक दूसरे के लिए एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस हो सकते हैं एक दूसरे पर। जैसे अकाउंट एंटिटी सेट स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, ब्रांच एंटिटी सेट इज ऑल्सो एन स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, लेकिन इन दोनों के बीच में एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी है। हालांकि दूसरा जो एग्जांपल मैंने दिया था आपको, पेमेंट एंटिटी सेट, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो वीक स्ट्रॉन्ग पर डिपेंड कर रहा है एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी एक जरूरी नहीं हमेशा वीक ही स्ट्रॉन्ग पर डिपेंड करे, कई बार स्ट्रॉन्ग भी दूसरे स्ट्रॉन्ग पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है। एंड आप अगर देखें एक एग्जांपल जिसमें एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट को हटा दूं तो क्या जरूरी है स्टूडेंट ना रहे यूनिवर्सिटी में? या स्टूडेंट एंटिटी सेट नहीं है तो इंस्ट्रक्टर हट जाएंगे? इफ स्टूडेंट एंटिटी सेट इज नॉट देयर देन इंस्ट्रक्टर विल बी देयर और नॉट, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, है ना? अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो फिर वो इंस्ट्रक्टर रख के क्या करेंगे, है ना? या इंस्ट्रक्टर नहीं है तो स्टूडेंट रख के क्या करेंगे? बट इनमें एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस नहीं है ना? कुछ केसेस में इंस्ट्रक्टर कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी स्टूडेंट, है ना? कुछ डिपार्टमेंट में समटाइम्स एडपन्स स्टूडेंट नहीं है लेकिन इंस्ट्रक्टर्स हैं, या स्टूडेंट आ गए हैं इंस्ट्रक्टर्स अपॉइंट नहीं हुए हैं। ओके। सो इन दोनों में आपस में एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है। सो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी के लिए कोई नोटेशन नहीं है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, बट
that will be automatically understood from the diagram. ओके एक चीज़ और याद रखना है, जब एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी तो वहाँ पार्टिसिपेशन जो एग्जिस्टेंशियली डिपेंडेंट है वो टोटल पार्टिसिपेशन शो करता है हमेशा, ये भी फैक्ट रखिएगा याद। देखिए यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी है तो अकाउंट का पार्टिसिपेशन टोटल है, क्योंकि अकाउंट ब्रांच के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन टोटल होगा। पेमेंट लोन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सो पार्टिसिपेशन कैसा होगा यहाँ, टोटल। मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया, लेट मी ड्रॉ इट, पार्टिसिपेशन विल बी टोटल, ठीक है। सो जहाँ एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी होती है वहाँ टोटल होता है पार्टिसिपेशन, लेकिन नेसेसरी नहीं है ऐसा, लेकिन मोस्ट अगर एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी तो पार्टिसिपेशन जरूर टोटल होगा, रिवर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लो हो सकता है सारे स्टूडेंट किसी न किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में गाइडेंस ले रहे हैं, हो सकता है। लेट्स से ये एंटिटी सेट रिसर्च स्कॉलर्स का है, रिसर्च स्टूडेंट्स का एंटिटी सेट है, तो सारे कोई ना कोई रिसर्च स्कॉलर किसी न किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में पीएचडी कर रहा होगा, है ना। सो पार्टिसिपेशन टोटल हो गया। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टेंशियली डिपेंडेंस हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे हो, ऐसा हालांकि यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है, बट एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी यहाँ नहीं है कि इंस्ट्रक्टर चला गया तो स्टूडेंट भी चला जाएगा, किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा वो, तो है ना, या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है। हालांकि कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स को रिसर्च करने की परमिशन नहीं देती है, बट ओके। सो ये याद रखना है कि एग्जिस्टेंशियल जो डिपेंडेंसी है वहाँ पर आपको हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि जहाँ टोटल पार्टिसिपेशन आपने देखा आप कहने लग जाएंगे कि नहीं ये एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी भी होगी, या नॉट ट्रू। सम केसेस में पार्टिसिपेशन टोटल होने के बाद भी एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसी नहीं देखने को मिलेगी आपको, ओके। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। सो आज हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम एग्जाम्पल्स ऑफ ईयर डायग्राम, ओके। सो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट मिस दैट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे।